गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म चैप्टर जो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स सब्जेक्ट के अंदर आता है। इस चैप्टर में जो बेसिक काम है फोरियर ट्रांसफॉर्म का दैट इज़ कन्वर्जन, कन्वर्ट करना किसी भी टाइम डोमेन फंक्शन या टाइम डोमेन सिग्नल को उसी के फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन या फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में सिंपली टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना। कैसे? यूजिंग इक्वेशन, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है यहाँ देखिए। अब अगर ये एक्स टी टाइम वाला कोई भी सिग्नल है हमारे पास, उस सिग्नल को आपने कन्वर्ट करना है एक्स ओमेगा। एक्स ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलेंट ऑफ दैट सिग्नल। कैसे करेंगे? लिमिट, यहाँ देखिए, लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट पर्टिकुलर सिग्नल एंड ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी। लिमिट लगा के, फुल लिमिट लगा के उस पर्टिकुलर सिग्नल को लेना है, देन मल्टीप्लाई बाय ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी। ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दैट इज इक्वल टू 2πf। एंड ये आप नीचे देख रहे हो यूलर्स इक्वेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यूलर्स इक्वेशन, ये मोस्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपैंड करने के काम आता है जब भी हमें ज़रूरत पड़े। ओके, यहाँ देखिए अब, या फिर अगर हमारे पास साइन और कॉज में हमारे पास फंक्शन हो एक्स टी, उसको कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंशियल में, तब इसका यूज़ करते हैं। दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जे ओमेगा कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा। ओके, दिस इज द यूलर्स इक्वेशन। काम क्या करता है फोरियर ट्रांसफॉर्म? सिंपली टाइम डोमेन एंड कन्वर्टेड इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आप देखने वाली, कि कौन कौन से और मेथड्स हैं जो टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट, फोरियर सीरीज भी है हमारे पास। फोरियर सीरीज भी टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है, बट द कंडीशन इज इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। फोरियर सिग्नल्स सीरीज जो है सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए ही वैलिड है। अभी पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से हैं? जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, दैट आर पीरियोडिक सिग्नल्स। एग्जांपल साइन सिग्नल, कॉस सिग्नल्स एट्सेट्रा। ओके, सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है। फोरियर सीरीज को जब आप एक्सपैंड करोगे तो उसमें भी साइन कॉस ही निकलते हैं। दूसरा आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हम कर रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कन्वर्ट करता है टाइम को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बट इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक सिग्नल। सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए। ड्रॉबैक इज अदर देन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक इट कैन ओनली कन्वर्ट स्टेबल सिग्नल्स। अब ये स्टेबल सिग्नल्स कौन से हैं? वो सिग्नल्स जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट को फॉलो करें। ओके, सिर्फ उनके लिए ही हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो वैलिड है, वही काम करेगा। अगर हमारे पास कोई अनस्टेबल सिग्नल है उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड वन इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ये जो ड्रॉबैक थी हमारे पास फोरियर की, इस ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म या फिर एस ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं। ये ठीक है, ये भी 2 नंबर क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं, विच इज़ द बेस्ट ट्रांसफॉर्म। तो एस ट्रांसफॉर्म जो है या लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है ये बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि in this transform we can use periodic, non-periodic, stable, unstable, all these signals. Hence this transform is also known as universal transform. ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये important questions है। Why we need to convert into frequency domain? क्यों ज़रूरत पड़ती है कन्वर्ट करने की? Because टाइम डोमेन के अंदर जो एक पैरामीटर है कम्युनिकेशन का, बैंड विड्थ, वो नहीं आता है। ये सिर्फ फ्रिक्वेंसी डोमेन में ही आता है। जब भी हमने कम्युनिकेशन करनी हो, या कोई चैनल या रेडियो का लगा लो आप, जब भी कोई कम्युनिकेशन करनी होती है तो हमें गवर्नमेंट से इस बैंडविड्थ की ही पेमेंट देनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ की। और इसलिए इस बैंडविड्थ का जो वैल्यू इंपॉर्टेंस है वो बहुत खास है इसमें। हेंस वी नीड टू कन्वर्ट
a time domain function or signal into its frequency domain because of the feature of bandwidth. Okay, bandwidth is the reason behind that. अगर हम बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्म की तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल से. फॉर एग्जांपल हमारा जो यूनिट स्टेप सिग्नल्स हैं, इसकी डेफिनेशन भी हमने क्लास में की थी, एक बार फिर देख लें कि वो सिग्नल्स जो 0 या 0 से ऊपर की वैल्यू t की वैल्यू के लिए हमेशा 1 होते हैं, या 0 से नीचे की वैल्यू के लिए 0 होते हैं. ओके, यहाँ देखिए इस डायग्राम में इट इज़ 1 फॉर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 इज 0. अब देखो इस स्टैंडर्ड सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं. अगर हमारे पास साइन वेव है जो ऐसे 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 पूरा फ्लो कर रही है फ्रॉम -∞ टू +∞. ओके, हमें इसकी रेंज चेंज करनी है. रेंज चेंज कैसे होगी? सिंपली इस सिग्नल को, साइन सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दो आप यूनिट स्टेप सिग्नल से. जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो 0 मल्टीप्लाई होगा पीछे वाली वैल्यूज़ के साथ, वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी और सिर्फ हमारे पास रह जाएगी 0 टू ∞ वाली वैल्यूज़. ठीक है, तो जब भी हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम 0 टू ∞, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल से. फिर आ जाता है u ऑफ -t. यहाँ आप ध्यान से देखिए, माइनस किसके साथ है? माइनस है t के साथ. इसका मतलब टाइम को हम रिवर्स कर रहे हैं. इसीलिए इस डायग्राम में देखिए, ये हमारा है पॉजिटिव टाइम, ये हमारा है नेगेटिव टाइम. टाइम को हम रिवर्स कर रहे हैं. ठीक, इसी तरह से -ut है. -ut में माइनस जो है वो बाहर है, ut के साथ है, एम्पलीट्यूड के साथ है. इसलिए जो पहले इस साइड था एम्पलीट्यूड, अब वो नेगेटिव साइड में आ गया है. एम्पलीट्यूड रिवर्सल, इस फीचर को बोलते हैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल. यहाँ देखिए u ऑफ t-3. अब ये t-3 का क्या फंडा है, या ध्यान से एक बार इसका लॉजिक देख लिए. यूनिट स्टेप सिग्नल्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से. इसका मतलब जो अंदर वाला फीचर है ये 0 होना चाहिए, है ना. u0 की वैल्यू है 1 होती है, 0 होना चाहिए. अब 0 कब होगा? जब t-3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर t इक्वल टू 3 होगा. इसका मतलब हमारा जो यूनिट स्टेप सिग्नल्स है, इट इज़ नाउ शिफ्टेड. टाइम का शिफ्ट हो गया, शिफ्ट या डिले हो गया है. डिले कितना हुआ है? 3. यहाँ देखिए, अब जो 0 से स्टार्ट होना चाहिए था वो अब हो रहा है t इक्वल टू 3 से स्टार्ट. दिस इज नोन एज टाइम डिलेड या टाइम शिफ्टेड. दूसरे में देख लीजिए, t प्लस टी नॉट है ना, u t प्लस टी नॉट. यहाँ पर अगर अंदर वाली वैल्यू को आप देखते हो तो t प्लस टी नॉट इक्वल टू 0, या फिर t इक्वल टू -t0. इसका मतलब जो t 0 पे पहले स्टार्ट होना चाहिए था, अब वो स्टार्ट हो रहा है -t0 पे पहले, इसलिए ये एडवांस है. ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना. और तीसरा है रेक्टेंगुलर यूनिट स्टेप. रेक्टेंगुलर में सबसे इजी बात ये है कि हम सिर्फ रेंज लेते हैं. u ये वाली t 1.2 माइनस u t -3.8, ये दो आ गए हमारे पास यूनिट स्टेप सिग्नल्स. पहला सिग्नल कौन सा है? यहाँ देखिए, जो t इक्वल टू 1.2 से स्टार्ट होगा, ये वाला 1.2 से स्टार्ट होगा, आगे वाला सारा आ गया. ठीक है, दूसरा आ गया जो 3.8 पे, t इक्वल टू 3.8 पे स्टार्ट होगा. यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो गया. ओके, बट माइनस है. माइनस मीन्स एक तो ये वाला एरिया आ गया सारा, दूसरा आ गया ये वाला एरिया. जब हम माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया बचेगा? ये वाला एरिया बचेगा. इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फंक्शन. ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए. पहले में आएगा ये एरिया, यहाँ से स्टार्ट होके, दूसरे में आ रहा हमारा यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे ये वाला, और जब डिफरेंस लेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. प्रॉपर्टीज़ भी इसकी सेम बाकी की तरह ही हैं, तो ट्रांसफॉर्म की तरह ही हैं. फर्स्ट है लीनियरिटी. अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं टाइम डोमेन में, एक है हमारे पास x1t, दूसरा हमारे पास x2t. जब आप उसका फोरियर करोगे वो बन जाएगा x1 ओमेगा एंड x2 ओमेगा.
एज पर लीनियरिटी इक्वेशन, अगर हम किसी कांस्टेंट के साथ टाइम डोमेन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म आल्सो। वही कांस्टेंट फोरियर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियरिटी। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे दैट इज नोन एज लीनियर फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर आया था हमारे पास स्केलिंग। स्केलिंग विच इज़ यूज टू चेंज द रेंज, सिर्फ रेंज को चेंज करने के काम आता है ऑफ द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आप x1t उसका फोरियर x1 ओमेगा है, x2 सॉरी x1 अगर t को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, हमारा जो फंक्शन है, सॉरी यस, इस फंक्शन को देखिए आप a के साथ मल्टीप्लाई किया है और a के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप फोरियर करोगे तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, 1/a बाहर, मतलब वो जो कांस्टेंट है उसका 1/a बाहर इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ओमेगा/a। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना, जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वेरिएबल को, इट विल बी इक्वल टू 1/a x ओमेगा/a। सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन बाय फैक्टर इन टाइम डोमेन स्क्यूज मीन्स उसको निचोड़ना है ना, उसको छोटा पतला कर देना उसको। ओके, इट स्क्यूज द फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय द सेम फैक्टर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने और यहाँ डिवाइड हो गया। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना इसमें। थर्ड प्रॉपर्टी इज टाइम रिवर्सल। ये हमने पहले भी देखी है। टाइम रिवर्सल में अगर हम x1 में t को रिवर्स करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी शो होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टाइम रिवर्सल। सिमिलरली टाइम शिफ्टेड, अगर x में t माइनस a आप डिले करते हो, t माइनस a जो है वो डिले किया आपने, तो व्हाट इज द इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, e रेज़ टू पावर j ओमेगा a ऑफ x ओमेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। x ऑफ t माइनस a, इसका फोरियर करोगे तो क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा a ऑफ x ओमेगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, जब आप इस चीज़ का इस सिंपल एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका डेरिवेटिव करोगे इट विल बी इक्वल टू j ओमेगा x ओमेगा। ये बेसिक ऑपरेटर्स भी हैं, इसको आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें बहुत यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन जो है सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। इट इंक्लूड्स दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ देखिए आप x1 मल्टीप्लाई बाय x2 विच इज इक्वल टू x1, ये स्टार मीन्स कन्वोल्यूशन, x1 कन्वोल्यूशन x2। एक कन्वोल्यूशन में एक फीचर ऐसा है, अगर तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होगी, अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये सिमिलर टर्म्स हैं। टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होती है। सिमिलरली जब टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने देखे थे अपनी बुक में से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज एक्स टी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी यू टी। हमने क्या किया है, ये एक एक्सपोनेंशियल है विद यूनिट स्टेप फंक्शन, तो इसका फोरियर निकालना है। तो फोरियर कैसे निकलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू, और ई रेस, ये तो हमारा यूनिवर्सल फार्मूला है ही है, ई रेस टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब जब वैल्यू पुट करोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये सारी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है उसको हम ऐड कर सकते हैं ना, ई की पावर माइनस टी है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ हो गई ये ऐड, बट एक चीज़ और देखिए,
यूनिट स्टेप सिग्नल मल्टीप्लाई है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। जब भी यूनिट स्टेप सिग्नल मल्टीप्लाई होगा तो हमारी रेंज स्टार्ट होगी 0 टू इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पर शो हुई है 0 टू इन्फिनिटी, और उसके लिए यू टी की वैल्यू होगी 1। यू टी की वैल्यू आ गई 1, और ये हमने किया, बाकी प्लस कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल निकालना है। सिंपली वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट ऊपर है ना, टी का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमने वैल्यू पुट की एंड दिस इज द रिजल्ट। सबसे इजी वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के। सॉरी, दूसरा एग्जांपल देखिए, ई रेस्ट पावर -5t cos 2t ut। यहाँ हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, एक्सपोनेंशियल भी है, कॉस भी है और यूनिट स्टेप भी है। तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा, ये जो कॉज है इस कॉज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में। और वो कैसे होगा, यूजिंग दिस यूलर्स फार्मूला, पहले हम डिस्कस किया था ना। ई की पावर जे टी इसके बराबर है कॉस टी प्लस जे साइन टी, ई की पावर माइनस जे टी कॉस टी माइनस जे साइन टी। और जब हम इस कॉस में लेके जाएंगे इसको, तो ई रेस्ट पावर जे टी प्लस माइनस जे टी ओवर 2। ठीक, ये वैल्यू हम पुट करेंगे उसमें, यहाँ पर वैल्यू पुट की है। रेंज 0 टू इन्फिनिटी हो गई है क्योंकि हमने यू टी की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पर 1, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी रेंज हो गई है। अब कॉज के हो गए 2 हिस्से, एक आ गया ई की पावर जे टी, दूसरा ई की पावर माइनस जे टी। 1/2 तो है ही दोनों के साथ, इसलिए ई की पावर जे टी, क्योंकि कॉस 2t है इसलिए 2j t, और यहाँ -2j t ये आ गया। फिर हम जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं उसको कर दिया प्लस, यहाँ पर भी हमने उन टर्म्स को कर दिया प्लस। अब जो कांस्टेंट वाले हैं उसको हमने बाहर निकाल लिया, जितनी भी कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उसको हमने बाहर निकाल लिया। बचा क्या, क्योंकि जो टाइम के साथ जुड़ी हुई हैं वो तो अंदर रहेंगी, जो वैसे हैं वो बाहर आ जाएगी हमारे पास, ये हमने बाहर निकाल लिया। इस चीज़ का करेंगे अब हम इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये इन्होंने बाई मिस्टेक यहाँ पर 1 लिख दिया, डोंट कंफ्यूज इन दैट, ये बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, 0 टू इन्फिनिटी है ना, ये 1 नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है दिस, अब ये 2 अलग अलग है ना, एक ये है और एक ये है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर हम 1/2 भी साथ में था, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 1/2 भी साथ में है इसके, 1/2 इसका इंटीग्रल और 1/2 दिस पार्ट का इंटीग्रल। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो सिंपली दीज वैल्यूज, ये सबसे बेसिक स्टेप्स हैं इसको यूज़ करने के, ऑपरेट करने के न्यूमेरिकल्स के। थर्ड, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास ई की पावर -5t यू टी प्लस ई रेस्ट पावर -4t - 1 यू टी -3। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड यूनिट स्टेप डिले फंक्शन, इतने सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू पुट किया आपने यहाँ पर, फिर आपने यू टी को एक्सपेंड कर दिया। जब यू टी को एक्सपेंड किया तो एक चीज़ आप देखिए, ये वाला जो यू टी है, इस यू टी तो में लिमिट आ जाएगी 0 टू 1। दूसरा हमारा यू टी -3 है ना, t -3 मीन्स डिले हो रहा है। डिले कब से हो रहा है, t = 3 से, इसीलिए 3 से स्टार्ट है इसकी लिमिट, 3 टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रल किया, इसको कंबाइन करके, और ये वैल्यू इसको आप करोगे कंबाइन, तो अभी कंबाइन नहीं हुआ, यहाँ उन्होंने किया हुआ 0 टू इन्फिनिटी दिस, यहाँ पर जो कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल है वो बाहर आ जाएगा। ये माइनस जो अपनी लिमिट को चेंज किया हमने, ये कैसे किया चेंज, यहाँ देखिए आप, ये -4t है ना, माइनस बाहर निकाला आपने, अंदर आ जाएगा 4 + j⍵t, 4 + j⍵t। अब दिस क्रॉस, ये जो स्टार लिखा हुआ है, दिस स्टार डिनोट्स इट्स इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स किस किस का होगा, इसमें इन्वर्स होगा इसके लिमिट्स में ना, इन्फिनिटी टू 3 कर की हुई है, ये बाद में हम दोबारा सेट कर लेंगे जब इसको ऑपरेट करेंगे, बिकॉज माइनस में है ना हमारे पास वैल्यूज़। दिस वैल्यू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस वन
एंड नाउ ई रेस्ट पावर 4 स्टार है, जब हम स्टार करेंगे तो इसको साथ में ऐड करना होगा। ये देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर 4 एंड ई रेस्ट पावर माइनस दिस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगी ये प्लस, ठीक, -12 + 4, तो -12 + 4 हो जाएगा हमारे पास -8, ठीक। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल्स हैं, मे भी बीच में कुछ स्टेप्स इसमें, क्योंकि मैंने बुक से ही ये लिया है, इसकी पिक ली थी, कुछ स्टेप्स मिसिंग हो, बट जिसको जब आप सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करना आपने। जब आप स्टेप्स को मिस करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं अगला। थैंक यू।